एपिसोड की शुरुआत में हम याओ को मॉम और डैड के साथ किचन में देखते हैं, जहाँ पर मॉम बता रही होती है कि आज की डिश कैसे बनानी है। और वो यहाँ पर ये भी बता देती है कि ये डिश प्रेगनेंसी के टाइम पर खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। जो सुनकर याओ बोलता है कि फिर तो मैं ये डिश बनाऊंगा। उसी वक्त वहाँ पर चेंगवान भी आ जाती है, जो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में ये डिश बना सकते हो। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, और बोलती है कि तुम इस एप्रन के अंदर काफ़ी क्यूट लग रहे हो। सीन अभी यहाँ से माओ और साओ पर आता है, जो कि दोनों काफ़ी खुश थे क्योंकि वो आज का ट्रायल जीत गए थे और अब दिन उनके साथ रहेगा। पर तभी साओ को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जोंग फिर से इसके लिए अपील करना चाहता है, इसीलिए फिलहाल के लिए वो लोग दिन को अपने साथ लेकर नहीं आ सकते। इस पर माओ बोलती है कोई बात नहीं, पहला ट्रायल तो हम जीत ही गए और हम दूसरा भी जीत जाएंगे। घर पर मॉम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि बच्चे उनके लिए खाना बना रहे हैं, और डैड को बोलते हैं कि तुम भी बच्चों को बता दिया करना कि तुम्हें क्या पसंद है, शर्माना मत। फिर वो बोलती है कि अगर जाओ डेट करना शुरू कर दे फिर तो मैं और ज़्यादा टेंशन फ्री हो जाऊंगी। जो सुनकर डैड मॉम को जाओ को कॉल करने के लिए बोलते हैं, पर मॉम मना करने लग जाती है और बोलती है कि वो बिजी होगा, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। पर डैड उन्हें कॉल करने के लिए इंसिस्ट करते हैं, इसीलिए मॉम उसे कॉल करती है, तो उसे बताती है कि चेंगवन याओ को डेट कर रही है। ये सुनकर वो बोलता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ये सब तो उसे पहले से ही पता था। मॉम उसे वीकेंड पर घर पर आने के लिए कहती है ताकि वो लोग साथ में डिनर कर सके, लेकिन वो कहता है कि वो बिजी है इसीलिए वो नहीं आ पाएगा। तो मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम अच्छे से काम पर ध्यान दो। मॉम फिर उसे कहती है कि अब तुम मेरा डेट करना शुरू कर दो और अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो, जिस चीज़ के लिए वो मान चाहता है। पर तभी कॉल रखने से पहले मॉम उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ में कौन है, कुछ आवाज़ आ रही है। तो कहता है कि एक कलीग है। जो सुनकर माँ उसे घूर के देखने लग जाती है, तो मॉम को बिजी है बोलकर कॉल रख देता है। सीन अभी यहाँ से रेनफू पर आता है, जो कि सांग के असिस्टेंट से मिलकर उसे एम्प्लॉय वर्क कार्ड दे देता है और पूछता है कि आखिर तुम इसका करने क्या वाले हो, क्योंकि चेंगवान एक बहुत ही अच्छी लड़की है और उसने मेरे और याओ के रिलेशनशिप को ठीक करने में काफ़ी मदद की है, इसलिए मैं कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ करके रिलेशनशिप को फिर से ख़राब नहीं करना चाहता। पर असिस्टेंट कहता है कि अरे नहीं नहीं, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कार्ड तो मैं सच में अपनी कज़न के लिए ले रहा हूँ। रेनफू अब यहाँ पर जांग ने जो उसे पैसे दिए थे वो रिटर्न करने लगता है, पर असिस्टेंट बोलता है कि तुमने तो काफ़ी सारे पैसे खर्च कर दिए। जिस पर रेनफू कहता है कि मैं तुम्हें कुछ टाइम में वापस कर दूंगा, पर वो कहता है कि ये पैसे आप पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हो और अगर आपको वापस करने हैं ना तो इसके ऊपर 20% इंटरेस्ट लगेगा। जो सुनकर रेनफू बोलने लग जाता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो असिस्टेंट बोलता है कि ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, कि आपको पता नहीं है कि ये सब किस लिए हो रहा है, और अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मैं सीधा याओ को कॉल कर देता हूँ। जो सुनकर रेनफू मना कर देता है उसे कॉल करने के लिए। होटल जाकर रेनफू अब सोच रहा होता है कि कैसे चेंगवन और उसकी फैमिली ने इतनी ज़्यादा मदद की है उसके और याओ को करीब लाने में, और वो चेंगवन को बताना चाहता था कि जैंग होटल के अंदर क्या करने वाली है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो सोचते सोचते सोफा पर ही सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो सब कुछ बताने के लिए फ़ोन करने ही वाला था, लेकिन तभी पूरे होटल की लाइट चली जाती है। इधर चेंगवन मैनेजर की और डुओ के साथ ऑफिस में होती है, जहाँ पर वो उनसे पावर कट का रीज़न पूछ रही होती है, लेकिन मैनेजर क्यू को भी कुछ नहीं पता होता। वो बताते हैं कि उनके यहाँ पर पावर सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये पता लगाने के लिए कि प्रॉब्लम किधर से उन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन वहाँ पर उनके गेस्ट भी आने वाले थे और अगर ऐसी सिचुएशन में वो होटल में आते हैं तो उनकी होटल की रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। ये सुनकर चेंगवान फटाफट से जियो को कॉल करती है, जो कि गेस्ट को लेने के लिए गई हुई थी, और उसे बताती है कि कैसे होटल की इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए वो गेस्ट को थोड़ा सा आराम से होटल के अंदर लेकर आए। तो जियो कहती है कि ठीक है, मैं उन्हें आधे घंटे तक रोक के रखूंगी। जो सुनकर चेंगवान मैनेजर क्यू को आधे घंटे में सब कुछ ठीक करने के लिए बोलती है, पर मैनेजर क्यू बोलता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। जो सब कुछ रेनफू बाहर खड़े होकर सुन रहे थे वो अंदर आकर बताते हैं कि ये किसी ने जानबूझकर करवाया है, इसीलिए सबसे पहले उन्हें एक ऐसी पर्सन को ढूंढना होगा जिसके एम्प्लॉय कार्ड का कलर ब्लू होगा, उससे उन्हें पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो वो उसे जल्दी से ठीक कर पाएंगे और बाकी सब चीज़ें वो उन्हें बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए मैनेजर की ओर डुओ उस पर्सन को ढूंढने के लिए जाते हैं और चेंगवान यहाँ पर रेनफू को सब कुछ बताने के लिए कहती है, तो वो उसे बता देते हैं कि ये सब जैंग ने किया है, कैसे उसने उन्हें बोला था कि वो उन्हें शांगली को दिलाने में मदद कर सकती है, जिस चीज़ के लिए मैं पहले तो मान गया, लेकिन मुझे ये बात में ठीक नहीं लगा, और जब उन्होंने मुझसे एम्प्लॉय कार्ड मंगवाया तो मैंने उसके बैंड का कलर चेंज कर दिया था ताकि हमें कल्प्रिट को पकड़ने में आसानी हो, और उसका असिस्टेंट जो मुझे थ्रेटन कर रहा था वो सब कुछ भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये बोलकर वो चेंगवन को अपना फ़ोन दे देते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं ये सब करने के लिए। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर चेंगवन बोलती है कि अभी फ़िलहाल एक दूसरे पर ब्लेम लगाने का टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होगा। उसी वक्त मैनेजर क्यू भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो बताते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए उन्हें 1 घंटा लगेगा।
और जो गेस्ट है वो 15 मिनट के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। अब चैंगवन सोचने लग जाती है कि वो बाकी के 45 मिनट्स तक उन्हें कैसे रोक कर रखे। तभी उससे आइडिया आता है कि वो लोग गार्डन के अंदर उनके लिए एक सिगार और रेड वाइन टेस्टिंग इवेंट करा सकते हैं। जो सब कुछ वो रेनफू को हैंडल करने के लिए बोलती है और कहती है कि आप उन सभी लोगों को शांगली की स्टोरी बताना। रेनफू कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है कि मैं ये सब कर पाऊंगा। तो चैंगवन बोलती है कि हाँ बिल्कुल आप ये कर सकते हो, आप शांगली को अपना घर मानते हो ना, तो अब आपको सभी को अपने घर के बारे में बताना है और उसे प्रोटेक्ट करना है। इसलिए वो भी खुश होकर उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। अब जैसे गेस्ट होटल के अंदर आते हैं तो चैंगवन उनसे मिलती है और रेनफू से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है। गार्डन में बिठाकर फिर सभी लोगों को रेनफू सिगार वगैरह टेस्ट करवाता है और यहाँ की पूरी स्टोरी के बारे में बताने लग जाता है कि कैसे वो 20 साल पहले यहाँ से चला गया था, लेकिन वो हमेशा इस जगह को मिस करता रहा। और यहाँ की पूरी स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे उसकी मॉम ने इस जगह को हैंडल किया। फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ठीक हो जाती है तो चैंगवन गेस्ट को अंदर ले जा रही थी, जहाँ पर गेस्ट उसके इस सब अरेंजमेंट से काफी ज्यादा खुश थे और दोबारा उसके होटल में आने के लिए बोलते हैं, जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। वो रेनफू को भी बोलती है कि आज तो आपने बहुत ही अच्छा किया, अगर आप नहीं होते तो ये सब कुछ इतना अच्छे से नहीं हो पाता, जो सुनकर वो भी खुश हो जाते हैं। अब जैसे याओ को इस सब के बारे में पता चलता है तो फटाफट से रेनफू से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो उस पर काफी चिल्लाता है। वो बोलता है कि तुम पहले ही मेरी लाइफ के अंदर इतना कुछ कर चुके हो, अब तुम चैंगवन को भी परेशान कर रहे हो, आगे तुम जांग से क्यों मिले थे। रेनफू यहाँ पर चांस मांगता है उससे अपनी बात कहने का, लेकिन याओ उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो बोलता है कि आज तक अपनी लाइफ में तुमने कुछ भी अच्छा नहीं किया था, मुझे लगा था कि अब हमारा रिलेशन थोड़ा सा ठीक हो सकता है और तुम सच में बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम कभी भी नहीं बदल सकते और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिसफॉर्च्यून ये है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तभी वहाँ पर चैंगवन भी भागते हुए आ जाती है, जो कि याओ को ऐसा करने से रोकती है। वो बोलती है कि उनको कुछ मत बोलो, उनकी मदद से आज सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया है और तुम सबसे पहले जाकर जांग को पकड़ो। इसीलिए याओ रेनफू से बाद में मिलने का बोलकर चैंगवन के साथ यहाँ से चला जाता है। चैंगवन अब यहाँ से जांग से मिलने के लिए जाती है, जिसे देखकर जांग उसे बोलती है कि तुम्हारे यहाँ पर तो इवेंट चल रहा है ना, तुम बिजी होगी तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो चैंगवन बोलती है कि मुझसे ज्यादा बिजी तो तुम हो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में। इस पर जांग बोलती है कि अभी अभी तुमने होटल टेक ओवर किया है तो प्रॉब्लम तो आएगी ही ना, क्यों ना तुम हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो। जो सुनकर चैंगवन उसे थैंक यू बोलती है कि कैसे ग्रेजुएशन के बाद उसने उसकी जॉब लगवाई थी यहाँ पर और इन 7 सालों में उसने यहाँ से बहुत कुछ सीखा कि कैसे सिंसेरिटी से गेस्ट का ख्याल रखा जाता है और उसे घर के जैसा फील करवाया जाता है। यही सब चीज़ें उसने अपनी ग्रैंड माँ से सीखी और इन्हीं सब चीज़ों को वो अपने शांगली होटल के अंदर अप्लाई कर रही है। इस पूरे दौरान वो काफ़ी अच्छे लोगों से मिली, जो कि हमेशा उसकी मुसीबत में मदद करते हैं और शांगली भी अब उसके लिए एकदम घर जैसा है। जांग ने पहले भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उस वक्त उसने उसको एक्सपोज नहीं किया, लेकिन इस बार उसने बहुत ही ज्यादा हद कर दी क्योंकि उसने ये सब कराने के लिए रेनफू का इस्तेमाल किया, जो कि उसका फैमिली मेंबर है। तो जांग बोलती है कि तुम्हारे इवेंट में प्रॉब्लम थी, सबसे मेरा क्या लेने देना। इस पर चैंगवन बोलती है कि मेरे यहाँ पर इवेंट के अंदर प्रॉब्लम हो गई थी, तुम्हें कैसे पता। वो उसे बताती है कि कैसे सभी गेस्ट वहाँ पर आए थे और उन सबका वेलकम रेनफू ने किया। उन सभी लोगों का हमारे होटल के अंदर स्टे बहुत ही अच्छा रहा। ये सुनकर जांग अपने असिस्टेंट को फोन लगाती है, पर तभी याओ वहाँ पर पुलिस के साथ आ जाता है और बोलता है कि अब वो तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा। पुलिस जांग से बोलते है कि तुम्हारे असिस्टेंट को पकड़ लिया गया है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के मामले में, इसीलिए अब तुम्हें भी हमारे साथ पूछताछ के लिए आना होगा। तो सुनकर जांग बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। तो याओ उसे बताता है कि जो पर्सन एम्प्लॉय कार्ड पहनकर शांगली होटल के अंदर घुसा था उसका आई कार्ड सबसे अलग था, इसीलिए उसे पकड़ लिया गया है। यहाँ तक कि उसने कन्फेस भी कर दिया है कि ये सब तुमने करवाया है और जब तुम्हारा असिस्टेंट मेरे डैड को थ्रेटन कर रहा था वो सब कुछ मेरे डैड ने रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि वो अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन वो बेवकूफ़ भी नहीं है। अब क्योंकि जांग की सच्चाई सामने आ गई थी और उसके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो पुलिस के साथ यहाँ से जाने लगती है, जिसे ऐसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद याओ चैंगवन को होटल लेकर जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में चैंगवन उसे बोलती है कि आज तुमने अपने डैड से कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, अगर आज वो नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। उन्होंने उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की गेस्ट को वेलकम करने में और उनकी मदद से वो पर्सन पकड़ा गया। तुम्हें उनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जांग ने उन्हें फंसाया, इस सब के अंदर उनकी कोई भी गलती नहीं है। मुझे पता है कि जो कुछ भी उन्होंने पास्ट के अंदर किया वो सब कुछ तुम नहीं भूल सकते और वो बिल्कुल भी अच्छे फादर नहीं थे, लेकिन इतने साल जेल में बिताने के बाद उन्हें अपनी गलती की सज़ा मिल गई है और अब वो सिंसियरली एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, इसीलिए क्या तुम उन्हें एक चांस दोगे। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और याओ यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। ये लोग अब होटल पहुंचते हैं रेनफू से मिलने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे। उन्होंने वहाँ पर याओ के लिए एक सूट खरीद कर रखा हुआ था और साथ में कुछ वाइन भी थी, जो देखकर याओ ने कॉल लगाता है, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाते। वो बाहर कहीं पर बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि याओ उनसे बहुत ही नाराज़ है, अगर वो फ़ोन उठाएंगे तो वो उन्हें फिर से डांटेगा। इसीलिए अब चैंगवन उन्हें खुद कॉल करती है और बताती है कि सारा मैटर सॉल्व हो गया है, इसीलिए वो वापस आ जाए।
पर वो मना करते हैं और कहते हैं कि याओ मुझसे नाराज है। पर याओ चैंगवन से फोन लेकर बोलता है कि आपने मेरी बात पर यकीन कर लिया, चलो वापस आ जाओ जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। वो उन्हें लेने के लिए जाने वाला होता है, पर वो कहते हैं कि नहीं मैं अभी आ रहा हूँ। या फिर चैंगवन को बोलता है कि जब वो यहाँ पर आएंगे ना तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा, यानी कि अब उसने उन्हें एक चांस देने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन इधर रेनफू इतना ज्यादा खुश होता है कि वो बिना देखे ही सड़क क्रॉस कर रहा था और रेड लाइट पर जैसे वो सड़क पर जाता है तो एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। चैंगवन और साहु को जब पता चलता है तो वो लोग हॉस्पिटल में उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन रेनफू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और डॉक्टरों से बचा नहीं पाते, जो सुनकर चैंगवन रोने लग जाती है। और याओ तो वहाँ पर एकदम शॉक होकर खड़ा हो गया था, वो ना ही कुछ बोल रहा था, जिसे इस तरीके से देखकर चैंगवन उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है और चैंगवन को वहीं पर रुकना पड़ता है प्रोसीजर फॉलो करने के लिए। याओ सीधा होटल में आकर रेनफू के रूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि इस बार उसके डैड ने उसके लिए असली वाइन खरीद कर रखी हुई थी, जो देखकर वो उनके साथ बिताए मोमेंट को याद करके वहीं पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद चैंगवन भी वहाँ पर आकर उसका दरवाजा नॉक करती है, लेकिन जब वो कोई भी रिस्पांस नहीं देता तो वो उसे बताती है कि हॉस्पिटल के सारे प्रोसीजर्स उसने कर दिए हैं और अगर उसे कुछ भी चाहिए हो तो बाहर ही उसका वेट कर रही है, वो उसे बता सकता है। ये बोलकर वो उसके रूम के बाहर ही बैठ जाती है। उसे वहाँ पर बैठे बैठे रात से सुबह हो जाती है और वो दरवाजे पर ही सो जाती है। तभी वहाँ पर मॉम और डैड आते हैं, जो कि चैंगवन को उठाते हैं और उसे याओ के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, तो वो बताती है कि वो अंदर है और उसे थोड़ा टाइम अकेले रहना था, इसीलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। मॉम बोलती है कि वो रात से अंदर अकेला पड़ा हुआ है, ये मैटर बहुत ही सीरियस है, उसके डैड गए तो उसे बुरा तो लग रहा होगा और हम उसे इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकते। ये बोलकर मॉम दरवाजा नॉक करने लग जाती है और याओ को बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन जब उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो घबराने लग जाती है कि कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया होगा। ये सुनकर चैंगवन अपने कार्ड से फटाफट दरवाजा ओपन करती है। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि याओ पूरी रात भर सोफे पर पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल भी सोया नहीं था, जिसे इस हालत में देखकर सभी लोगों को उसके लिए काफी बुरा लगता है और सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं। मॉम उसे कुछ खाने पीने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा सैड हो, लेकिन जो चले गए हैं वो अब वापस नहीं आ सकते, तुम अभी काफी यंग हो और तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है, इसलिए तुम्हें इस तरीके से खाना पीना नहीं छोड़ना है, हम सभी लोगों को तुम्हारी काफी चिंता है। ये बोलकर मॉम उसे उठाने की कोशिश करने लगती है, पर वो कहता है कि मुझे कुछ देर अकेला रहना है। पर डैड उसे समझाते हैं कि वो लोग इस तरीके से उसे ज्यादा अकेला नहीं रहने देंगे और अगर वो कुछ भी खाना पीना नहीं चाहता ना तो कोई बात नहीं, हम लोग भी तुम्हारे साथ खाना पीना नहीं खाएंगे, हम लोग भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे और बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये बोलकर वो रूम के बाहर चले जाते हैं। पर चैंगवन याओ को इस तरीके से देखकर बहुत ही ज्यादा सैड थी, वो उसके पास जाकर उसे गले लगा लेती है और उसे घर चलने के लिए बोलती है, जिसके बाद ये लोग याओ को घर पर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर मॉम उसके लिए खाने के लिए नूडल्स वगैरह बनाती है और जब वो लोग उसे खाने के लिए देते हैं तो उस पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी सभी लोग उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे था और मॉम बोलती है कि अब से हर साल वो लोग उसका बर्थडे घर पर ही सेलिब्रेट किया करेंगे। जो सुनकर वो नूडल्स खाने लग जाता है और उन्हें खाते खाते वो काफी इमोशनल होकर रोने भी लग जाता है। उसको ऐसे देखकर सभी लोग भी काफी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि अब वो अपने इमोशंस को रिलीज कर रहा था। चैंगवन फिर उसे उसके रूम में सुलाने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि अब से ये उसका घर है और बताती है कि फिनरल का सारा काम उसने और डोंग ने हैंडल कर लिया है, इसलिए उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आराम से रेस्ट करे। जब वो नीचे आती है तो मॉम उससे पूछती है कि अभी आओ कैसा है, जिस पर वो बताती है कि वो ठीक है और मॉम को गले लगाकर थैंक यू बोलती है क्योंकि वो उसका काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी। कुछ दिन बाद हम याओ को देखते हैं, जो कि इस पूरे इंसिडेंट से बाहर निकल चुका था। वो चैंगवन के साथ ग्रैंडमा और अपने डैड की ग्रेव पर विजिट करने के लिए जाता है, जहाँ वो उनसे बोलता है कि उसे तो लगा था कि वो कभी भी बदल नहीं सकते, लेकिन जब वो आखिर में उसके लिए बदलने लगे तो ये सब कुछ हो गया। इस पर चैंगवन बोलती है कि लोग तो लाइफ में आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है और चैंगवन को थैंक्स बोलता है इस बुरे वक्त में उसका साथ देने के लिए। तो चैंगवन बोलती है कि इस सब की कोई भी जरूरत नहीं है, पुराना वाला याओ वापस आ गया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसी वक्त उसे मैनेजर क्यू का कॉल आता है, जो बताते हैं कि उनका होटल अब यहाँ के टॉप 10 होटल्स के अंदर आता है। जो सुनकर चैंगवन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और याओ को भी ये चीज़ बताती है। अब वैसे तो दोनों साथ में लंच करने वाले थे, पर याओ बोलता है कि कोई बात नहीं, काम पहले है, इसीलिए तुम अभी होटल जाओ और हम लोग साथ में डिनर कर लेंगे, जिस चीज़ के लिए वो मान जाती है और यहाँ से फटाफट चांगली जाती है, जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ उसका वेट कर रहे थे और वो उनके अचीवमेंट का सर्टिफिकेट वहाँ की वॉल पर लगाती है, जिसके लिए सभी लोग तालियां बजाते हैं। पर चैंगवन उन्हें बोलती है कि ये सब कुछ आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता था, इसलिए वो खुशी में सभी लोगों को बोनस देती है और साल की 5 एनुअल लीव भी, जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। चैंगवन अब जब यहाँ से जा रही थी तभी जी उससे रोक कर बोलती है कि मैं स्विट्जरलैंड वापस जा रही हूँ। तो चैंगवन पूछती है कि वो अचानक से क्यों जा रही है। इस पर जीव बताती है कि वो अभी भी ग्रेजुएट नहीं हुई है,
और उसकी मॉम ने शांगली होटल को जो भी हार्म पहुंचाने की कोशिश की वो पूरी इंडस्ट्री में अब सभी को पता चल गया है, इसकी वजह से उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिल रही है। और मेरी मॉम के लिए उनका करियर मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ स्विट्ज़रलैंड लेकर जा रही हूँ ताकि वो वहाँ पर कुछ काम कर सके। हालांकि उन्हें तो मेरी चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी है तो मेरी मॉमी मैं उन्हें इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकती। जो सुनकर चेंगवन माफ़ी मांगती है और बोलती है कि ये सब मेरी वजह से ही मिस जांग के साथ हुआ है। फिर उसे कहती है अगर तुमने जाने का डिसीजन बना लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा जब भी वापस आने का मन करे तो तुम यहाँ पर आ सकती हो काम करने के लिए। जो सुनकर जियो खुश होकर चेंगवन को हक कर लेती है। इसके बाद हम याओ को देखते हैं जो कि सब्जी मंडी से जाकर मॉम ने उसे जो भी स्किल्स सिखाए थे वैसे ही पूरी शॉपिंग करता है और साथ में फ्री स्प्रिंग अनियंस भी मांगता है। फिर वो घर पर जाकर दोंग को कॉल करता है और उसके लिए एक बढ़िया सा शेफ अरेंज करने के लिए बोलता है जो कि अच्छा खाना बनाता हो। शाम को फिर हम सभी लोगों को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो ये बताता है कि ये खाना उसने बनाया है। ये सुनकर चेंगवान को उस पर शक होता है कि ये खाना उसने बनाया, इतना सारा, वो भी इतना टेस्टी। लेकिन सभी के सामने वो बोल देती है कि उसने बहुत ही अच्छा बनाया है। जहाँ यहाँ सभी को बोलता है कि रिसेंटली उसकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है और उस वक्त पर सभी लोगों ने उसका इतना ज़्यादा साथ दिया, उसको टॉलरेट किया, यहाँ तक कि उसे हील करने में भी मदद करी, जिस चीज़ के लिए वो उन सभी को थैंक यू बोलता है इस मील के ज़रिए। पर वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और मॉम बोलते हैं कि जब से तुम हमारे घर के अंदर आए हो तब से देखो हमारी फैमिली कितनी ज़्यादा हैप्पी हो गई है। तभी चेंगवन भी बताती है कि कैसे शांगली टॉप 10 फीचर होटल के अंदर शामिल हो गया है और याओ भी बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया, वो प्रेसिडेंट बन गया। जो सुनकर सभी लोग इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। मॉम बोलते हैं कि दोनों बच्चे अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, अब तो मेरे पास कोई चिंता ही नहीं है करने के लिए, अब मैं क्या करूं। तो डैड बोलते हैं कि जैसे मैं रिटायर हो जाऊंगा ना तो तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। ये सुनकर याओ कहता है कि आप लोगों को कहाँ जाना है घूमने के लिए, मैं आपके लिए एक बढ़िया सा पैकेज बुक कर देता हूँ। लेकिन मॉम डैड मना करते हैं और बोलते हैं कि अभी अभी तो तुमने हमारा इतना बढ़िया सा हेल्थ चेकअप करवाया है ना, इसलिए अब ये सब करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सभी लोग साथ में मील एंजॉय करते हैं और चेयर्स करते हैं। इसके बाद जब चेंगमान अपनी रूम में होती है तो वहाँ पर ग्रैंडमा की फ़ोटो देखकर उसे उनकी याद आने लग जाती है, इसीलिए वो उनकी फ़ोटो के पास कुछ फ्लावर्स लगाती है और बताती है कि इन फ्लावर्स को याओ ने बड़ा किया है। वो उन्हें यहाँ पर सारी चीज़ें बताती है कि कैसे शांगली अब टॉप 10 होटल के अंदर फीचर हो गया है। उन्हें ये भी बताती है कि कैसे याओ के डैड अभी इस दुनिया में नहीं रहे, जिस चीज़ की वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम तक सैड रहा था। लेकिन फिर सभी लोगों ने मिलकर उसे चेयर अप किया और अब तो वो पूरी तरीके से हमारी फैमिली का हिस्सा बन गया है। उसने कैसे आज सभी लोगों के लिए खाना बनाया। मॉम डैड तो एकदम उसको अपने बेटे की तरह मानते हैं। आगे वो बोलती है कि कैसे उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मॉम भी अब उसको समझती है और वो शांगली होटल और याओ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी। और फिर ग्रैंडमा के लिए विश करती है कि वो जहाँ पर भी हो खुश रहे। अगली सुबह हम मॉम को देखते हैं जो जब तैयार होकर बाहर जा रही थी तभी उन्हें हॉस्पिटल से फ़ोन आता है जो बताती है कि आपने जो हेल्थ चेकअप कराया था उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और आपके लंग्स में ना कुछ प्रॉब्लम लग रही है, इसीलिए आपको हॉस्पिटल में आकर चेकअप कराना चाहिए। जो सुनकर मॉम हॉस्पिटल में जाती है चेकअप कराने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि अभी जो उन्होंने टेस्ट किया है उससे उन्हें ये डाउट है कि शायद उनके लंग्स में ट्यूमर हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी प्रॉपर एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, इसीलिए वो अपनी फैमिली से बात कर लें। इस सब के बारे में सोचते हुए मॉम काफ़ी अपसेट होकर रास्ते से जा रही थी। रास्ते में जब उनकी फ्रेंड्स उन्हें देखती है तो वो आवाज़ देती है उनसे बात करने के लिए, लेकिन मॉम तो अपने ख्यालों में ही डूबी हुई थी और चले जा रही थी। घर पर आकर वो लंग कैंसर के बारे में पढ़ने लग जाती हैं कि उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि खांसी वगैरह आना, और यही सब प्रॉब्लम उन्हें हो रही थी। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि कैसे इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है और जब भी किसी फैमिली मेम्बर को ऐसी कोई बीमारी होती है तो पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जो सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। तभी उन्हें थोड़ा सा दर्द महसूस होता है और वो वहीं सोफे पर सो जाती है। शाम को जब सभी लोग घर आते हैं तो मॉम को ऐसे देखकर पूछने लग जाते हैं कि उन्हें क्या हुआ है। इस पर मॉम कहते हैं कि कुछ नहीं, मेरा थोड़ा सा पेट दर्द हो रहा था, मैं सोफे पर ही सो गई और जब मेरी आँख खुली तो अब रात हो गई, जिस वजह से मैंने डिनर भी नहीं बनाया। तो डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं डिनर बना देता हूँ। लेकिन चेंगवन यहाँ पर मॉम से पूछने लग जाती है कि आप सच सच बताओ क्या बात है। इस पर मॉम बोलती है कि कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द हुआ था और मैं सो गई थी। मॉम बोलती है कि सोफा पर लेटे हुए मैं तुम्हारे और याओ के बारे में सोच रही थी। तुम 30 की हो गई और याओ 40 साल का। अब तो तुम दोनों को जल्दी से शादी करके बच्चे कर लेने चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारे डैड और मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल कर सकते हैं और ज़्यादा देरी करना ठीक नहीं है। जो सुनकर चेंगवन बोलती है कि मॉम हम दोनों को कोई भी जल्दी नहीं है और आप हमारी चिंता मत करो, आप सिर्फ आराम करो। इसलिए डैड भी अब उन्हें ऊपर लेकर चले जाते हैं और याओ चेंगवन से बोलता है कि मैं सिर्फ अभी 32 ईयर्स का हूँ, तुम्हारी मॉम ने तो मुझे 40 साल का बना दिया। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है।
डैड अब रूम में जाकर मॉम और अपना सामान पैक कर रहे थे, क्योंकि कल वो मॉम को एक ट्रिप पर लेके जाने वाले थे। जहाँ पर मॉम को इतना चुपचाप बैठे हुए देखकर वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी तबीयत सच में ठीक है। इस पर मॉम कहती है कि हाँ, क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो डैड बोलते हैं कि तुम हमेशा इतना बोलती रहती हो ना, और आज तुम एकदम से चुपचाप बैठी हुई है, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इस पर मॉम बोलती है कि आज मैं डांस करते करते काफ़ी थक गई ना, इसलिए मैं सोने के लिए जा रही हूँ। लेकिन मॉम के दिमाग में यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। अगली सुबह डैड मॉम को ट्रिप के लिए लेकर चले जाते हैं, जिनको बाहर तक सी ऑफ करने के लिए याओ और चैंगवन भी जाते हैं। जब मॉम के जाने पर चैंगवन याओ से बोलती है कि तुमको मॉम का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लग रहा। इस पर वो कहता है कि हाँ, लग तो रहा है, लेकिन शायद ही इस वजह से हो सकता है, क्योंकि मॉम के पास अब कुछ करने के लिए नहीं है, तो शायद उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा हो। चैंगवन बोलती है कि हाँ, शायद इस वजह से हो सकता है। तो एक काम करते हैं कि अब से ना हम लोग जल्दी अपना काम फिनिश कर लिया करेंगे, ताकि मॉम के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। जिसके लिए वो मान जाता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें शांगली होटल छोड़ देता हूँ। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, आज मैं होटल नहीं जा रही हूँ, आज मैं माँ और जाओ से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि कल उनका दूसरा ट्रायल होने वाला है। और जब वो लोग दिन को घर वापस लेकर आएंगे, तभी हमारी पूरी फैमिली अच्छे से रियूनाइट हो पाएगी। जिसे ऐसे देखकर याओ बोलता है कि तुम तो एकदम अपनी मॉम की तरह बिहेव कर रही हो। ये सुनकर चैंगवन बोलती है कि क्यों, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या। तो वो बोलता है कि अब तो मुझे भी डैड की तरह बनना पड़ेगा। ये बोलकर दोनों हंसी मजाक करते हुए घर में चले जाते हैं। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं, जो कि सेकंड ट्रायल के बारे में सारे एविडेंसेस वगैरह देख रहा होता है। जहाँ माँ उसके पास आकर उसे थोड़ा सा आराम करने के लिए भी बोलती है, पर तभी चैंगवन उनसे मिलने के लिए आ जाती है। जिसे यहाँ पर देखकर माँ बोलती है कि अरे बिजी वुमेन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो चैंगवन बताती है कि होटल में अब नए स्टाफ की हायरिंग हो गई है, इसलिए अब मुझे इतना ज़्यादा वहाँ पर इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी लोग अच्छे से सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम्हें मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैंने शांगली होटल के लॉयर से भी बात कर ली है, वो तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देगा एविडेंस कलेक्ट करने में, ताकि तुम इस केस को जीत सको। जिस चीज़ के लिए दोनों उसे थैंक्स बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम ज़रूर ये वाला ट्रायल भी जीत जाएंगे। तो चैंगवन उन्हें बोलते हैं कि दिन को घर लाने के बाद तुम्हें मॉम को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना होगा, और मॉम अब काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। अगर तुम उनसे अच्छे से बात करोगी तो वो तुम दोनों को ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगी, जिस चीज़ के लिए दोनों मान जाते हैं। लेकिन उसी वक्त माओ को दिन का कॉल आता है, जो बताता है कि डैड मुझे मार रहे हैं। ये सुनकर माओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फटाफट से उससे मिलने के लिए जाने लगती है, लेकिन साओ उसे रोकता है। वो बोलता है कि ये ज़रूर सॉन्ग की कोई चाल होगी, क्योंकि उनका सेकंड ट्रायल आने वाला है, और भला ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में वो दिन को क्यों मारेगा, इसके पीछे ज़रूर उसकी कोई ना कोई चाल होगी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो चैंगवन भी यहाँ पर इन लोगों के साथ जाती है, जहाँ ये दोनों माओ को सॉन्ग के घर में जाने के लिए बोलते हैं और उससे बिना गुस्सा करे बात करने के लिए बोलते हैं। माओ घर के अंदर जाते ही दिन को ढूंढने लग जाती है, पर सॉन्ग बताता है कि वो घर पर नहीं है, वो अपनी ग्रैंडमा के पास है। ये सुनकर माँ उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने उसे वहाँ पर क्यों भेजा और तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसे मारने की। तो सॉन्ग बोलता है कि वो मेरा बेटा है और मेरे पास अभी भी उसकी कस्टडी है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, उसको डिसिप्लिन सिखाने के लिए मुझे उस पर हाथ उठाना पड़ेगा, और तुम तो अभी भी यंग हो ना। वो फिर माँ को यहाँ पर उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाता है उसे प्रोवोक करने के लिए, ताकि वो उस पर हाथ उठाए। वो माँ को कहता है कि तुम तो अभी भी यंग हो ना, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, तुम तो दूसरा बच्चा भी पैदा कर सकती हो, तो तुम्हें इतने दिन की चिंता क्यों हो रही है। जो सुनकर माँ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन वो फिर खुद को कंट्रोल करती है। उसी वक्त वहाँ पर चैंगवन और जाओ भी आ जाते हैं, जहाँ चैंगवन बोलते हैं कि तुम ये सारी चीज़ें जानबूझकर माँ को बोल रहे हो ना, और तुम ये सब करके माँ को प्रोवोक कर रहे, क्योंकि तुम पहला ट्रायल तो हार गए हो, और जो तुम्हारे घर में कैमरा लगा हुआ है उसमें अगर माँ की ये सारी फुटेज आ जाएगी तो तुम कोर्ट में प्रूव कर सकते हो कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, जिससे कि तुम ये वाला ट्रायल जीत जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जाओ भी उसे बोलता है कि कल का ट्रायल मैं ही जीतूंगा, और ये बोलकर इन दोनों को यहाँ से ले जाता है। जो देखकर सॉन्ग कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ये प्लान फेल हो गया था। सीन अब यहाँ से मॉम और डैड पर आता है, जो कि बस में अपनी ट्रिप पर जा रहे थे। लेकिन आधे रास्ते में मॉम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर डैड को बोलने लग जाते हैं कि उन्हें वापस से घर जाना है, उन्हें बच्चों की काफ़ी याद आ रही है और वो उनके लिए खाना बनाना चाहती है। जिन्हें ऐसे देखकर डैड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम अगले स्टॉप पर उतर जाएंगे और फिर मैं तुम्हें घर लेकर चलूंगा। दूसरी तरफ माओ, जाओ और चैंगवान तीनों घर पर होते हैं, जहाँ चैंगवान माओ को शाबाशी देती है कि उसने कैसे अपना गुस्सा सॉन्ग के सामने कंट्रोल किया और उसे मारा नहीं। तो माओ भी चैंगवान को बोलती है कि उसने भी बहुत ही अच्छा सॉन्ग को सुनाया। फिर चैंगवान बताते हैं कि उसने यहाँ पर लॉयर को बुला लिया है, वो कुछ देर में आता ही होगा। वो लोग कल के ट्रायल के लिए प्रिपेयर करें और दिन को घर लेकर आए। अब लॉयर के आते ये लोग काम पर लग जाते हैं और उससे सारी चीज़ें डिस्कस करने लगते हैं, जिस समय इनको शाम हो जाती है। लॉयर के जाने के बाद माओ और जाओ चैंगवान को थैंक्स बोलते हैं उसकी इतनी मदद करने के लिए, और बोलते हैं कि वो लोग कॉन्फिडेंट है कि वो लोग ही कल का ट्रायल जीतेंगे। जहाँ जाओ ने माओ का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन उसी वक्त मॉम और डैड घर के अंदर आ जाते हैं। सभी लोग भी इनको देखकर हैरान हो जाते हैं।
और माओ जाओ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। चैंगवन अब यहाँ पर मॉम को बताने लग जाती है कि माओ और जाओ एक साथ हैं, लेकिन जाओ उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं खुद मॉम को बताऊंगा। वो फिर माओ का हाथ पकड़ के मॉम के पास जाता है और बताता है कि मैं और माओ एक साथ हैं। जो मैंने आपको केस के बारे में बताया था कि जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो दिन की कस्टडी का केस है। मैंने सोचा था कि जब हम ट्रायल जीत जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में बता दूंगा। माओ तो काफ़ी वरिड हो रही थी कि पता नहीं मॉम क्या बोलेंगी, पर मॉम यहाँ पर उनको उनके ट्रायल के लिए गुड लक विश करती है और जाओ को बोलती है कि उन्हें खुशी है कि माओ तुम्हारे साथ है। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद हम चैंगवन और डैड को देखते हैं जो कि मॉम से बात करने के लिए जाते हैं। वो अपनी रूम के अंदर होती है। चैंगवन यहाँ पर बाहर से मॉम को बोलने लग जाती है कि मॉम ये सब मेरी गलती है। माओ और जाओ तो आपको बताना चाहते थे, पर मैंने उन्हें बोला था कि जैसे ही मॉम ट्रिप से वापस आ जाएगी तब तुम उन्हें बता देना, लेकिन हमें थोड़ी पता था कि आप लोग अचानक से वापस आ जाओगे। इस पर डैड कहते हैं कि अरे ये तो और भी अच्छा हो गया ना, हमें आते ही इतना बड़ी सरप्राइज मिल गया। माओ को तो हमने अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है, वो बहुत ही प्यारी बच्ची है और अब वो हमारी डॉटर इन लॉ भी बन जाएगी। चैंगवन डैड से पूछते हैं कि वैसे आप लोग इतना जल्दी वापस क्यों आ गए ट्रिप से। तो डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम की पहली ट्रिप थी ना, तो शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए उसने मुझे आधे रास्ते से ही वापस आने के लिए बोल दिया। पर मॉम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। तो चैंगवन मॉम को बोलती है कि मॉम अब जाओ बड़ा हो गया है, इसीलिए आप प्लीज़ उसको भी एक चांस दो, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। तब मॉम बोलती है कि हाँ मुझे पता है। उसी वक्त वहाँ पर याओ आ जाता है जो बताता है कि माओ और जाओ चले गए हैं, लेकिन क्योंकि मॉम उनमें से किसी से भी बात नहीं कर रही थी तो डैड अब याओ को बोलते हैं मॉम से बात करने के लिए और बोलते हैं कि तुम तो हमारे सन इन लॉ हो ना, कोई भी मदर इन लॉ अपने सन इन लॉ की बात को नहीं टाल सकती। पर याओ बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी हमें तो उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि वो इस बात को एक्सेप्ट कर सके और हम लोग उनसे सुबह बात करेंगे, जो चीज़ चैंगवन को भी सही लगती है। इसलिए अब ये लोग मॉम से बिना बात करे ही चले जाते हैं। मॉम इधर अपने रूम के अंदर पुरानी फैमिली फोटोज देख रही थी और सोच रही थी कि याओ कितना बड़ा हो गया है, कैसे वो चाहती थी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए और अब वो भी डेट करने लगा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जैसे ही सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि मॉम ने सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था और उन्होंने वहाँ पर एक नोट लिखा हुआ था कि वो सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लें और वो बाहर सब्जियाँ लेने के लिए जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि वो सभी लोग आज साथ में डिनर करेंगे, जो सब देखकर उन लोगों को लगता है कि मॉम का मूड काफ़ी अच्छा है। दूसरी तरफ माओ और जाओ अपने ट्रायल के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन माओ काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी मॉम को कैसे फेस करेगी। पर तभी चैंगवन उन्हें मैसेज करके बताती है कि मॉम अब ठीक है और उन्होंने सभी लोगों को साथ में डिनर के लिए बुलाया है, जो सुनकर माओ खुश हो जाती है और ये लोग अब ट्रायल के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हम मॉम को देखते हैं जो कि सब्जियां लेकर जब घर आ रही थी तभी वो रास्ते में एक कपल को एक ओल्ड मैन को ले जाते हुए देखते हैं जो कि व्हील चेयर पर थे और काफ़ी बीमार थे। वो दोनों कपल यहाँ पर लड़ाई कर रहे होते हैं कि कैसे उनके फादर इतनी ज़्यादा बीमार है और वो लोग अपने काम पर फोकस करें या फिर इनकी देखभाल करें। ये देखकर मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो घर पर जाकर इस बारे में सोचने लगती है, पर तभी वहाँ पर चैंगवन आ जाती है जिसे घर पर देखकर मॉम बोलती है कि आज तुम शांगली नहीं गई। तो चैंगवन बोलती है कि अब शांगली बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रहता, इसलिए मैं आपके साथ यहीं पर रुकी हूँ। फिर वो उन्हें गुड न्यूज़ देती है कि जाओ ट्रायल जीत गया है और अब दिन की कस्टडी माओ को मिल गई है। तो मॉम बोलती है कि ये काफ़ी अच्छी बात है। चैंगवन यहाँ पर मॉम को समझाने लग जाती है कि मुझे पता है आप माओ और जाओ के एक साथ होने से थोड़ा सा कंसर्न हो, लेकिन आप तो जानते ही हो कि माओ कितनी अच्छी लड़की है और आपने तो उसे बड़े होते हुए भी देखा है और वो दोनों सच में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर मॉम बोलती है कि मैंने उनके रिलेशनशिप से डिसएग्री कब किया। तो सुनकर चैंगवन बोलती है कि अरे मैं ही पागल हूँ जो ऐसे सोच रही हूँ, आप अब बहुत ही ज़्यादा बदल गई और अब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बन गई हो। मॉम बोलती है कि अब तो जाओ की भी गर्लफ्रेंड है, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है सिवाय तुम्हारे और याओ की शादी के, इसलिए अब तुम भी जल्दी से शादी करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाओ। तो चैंगवन बोलती है कि मॉम अब हमारी चिंता मत करो, अगर हमारी शादी भी हो जाएगी ना तब भी हम आप लोगों की बहुत ही अच्छे से केयर करेंगे। तो मॉम ने यहाँ पर डैड का भी अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोलती है, जिस चीज़ के लिए चैंगवन हाँ करती है। और फिर मॉम यहाँ पर चैंगवन को वापस से होटल भेज देती है। वो कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर काम करना चाहिए, तो मेरी चिंता मत करो। इसीलिए उनके इंसिस्ट करने पर चैंगवन वापस से होटल चली जाती है। सीन अब यहाँ से माओ और जाओ पर आता है जो कि दिंग को लेने के लिए जाते हैं, जिसे लेने के बाद जाओ माओ से बोलता है कि अब तो हम लॉ सूट जीत गए हैं, अब मेरे पास अपनी फैमिली से छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए चलो उनके पास चलते हैं उन्हें एक्सप्लेनेशन देने के लिए। सीन अब यहाँ से चैंगवन पर आता है जहाँ वो देखती है कि उसके होटल में अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपनी बुकिंग करा रहे थे वेडिंग करवाने के लिए, तो सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपने स्टाफ को थैंक यू बोलती है। फिर वो याओ को मैसेज करती है और बोलती है कि अब घर पर चलकर डिनर करने का टाइम हो गया है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी तुम्हें डैड के साथ लेने के लिए आता हूँ। अपने कैबिन से बाहर निकलकर वो सभी को बोलता है कि जैसे ही टाइम होता है आप सभी लोग घर पर जा सकते हो, बेकार में ओवर टाइम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
कि कैसे याओ उन्हें वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए कह रहा था ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। याओ अब कार ड्राइव करके चैंगवान को लेकर जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग काफी खुशी से घर पर पहुंचते हैं। माओ और जाओ भी दिन को लेकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मॉम ने उनके लिए काफी अच्छा डिनर बनाकर रखा हुआ था, लेकिन वो घर पर नहीं थी। चैंगवान उन्हें कॉल करती है, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे उसे लगता है कि उनकी फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। इसलिए वो लोग थोड़ी देर उनका वेट करने लग जाते हैं, लेकिन इन लोगों को उनका वेट करते करते रात हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग काफी परेशान हो गए थे और अब उन्हें जगह जगह पर ढूंढने लग जाते हैं, पर इन लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। या वो घर से ही दोंग को फोन कर देता है मॉम की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए। यहाँ वो नोटिस करता है कि मॉम घर पर ही चाबी छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो सभी लोगों को घर पर वापस बुला लेता है, जहाँ वो बताता है कि लगता है मॉम जानबूझकर घर से चली गई है क्योंकि वो चाबी लेकर नहीं गई है और फैमिली फोटो भी यहाँ पर नहीं रखा है। तभी माओ बताती है कि उन्हें कुछ लेडीज से पता चला कि कुछ दिन पहले जब उन्होंने मॉम को देखा था तब वो काफी ज्यादा परेशान सी लग रही थी, लेकिन उसी वक्त घर की कोई बेल बजाता है, जिससे उन्हें लगता है कि मॉम आई होंगी। लेकिन जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय था, जो कि उन्हें मॉम को एक लेटर देता है। उस लेटर के अंदर मॉम ने लिखा हुआ था कि आज का खाना तो मैंने बना दिया, लेकिन कल से तुम लोगों को ये सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस घर से जा रही हूँ। मैं थोड़ी बीमार हुई, इसलिए मैं कुछ टाइम अकेले माउंटेन्स में रहना चाहती हूँ। क्या पता वहाँ पर रहने से मेरी बीमारी चली जाए, और तुम लोग मेरी चिंता मत करना, है मेरा डिसीजन है। मैं अपने आखिरी वक्त को शांति से गुजारना चाहती हूँ क्योंकि पूरी लाइफ तो मैंने सिर्फ तुम लोगों की केयर की है। आखिर में वो जाओ और चैंगवान को एडवाइस देती है कि अब तुम दोनों के पास तो पार्टनर्स है, लेकिन तुम्हारे डैड अकेले हैं, इसीलिए अब उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना ताकि उन्हें अकेला फील ना हो। उन्हें कभी कभी बाहर भी लेकर चले जाना और मेरी ज़्यादा चिंता मत करना। ये लेटर वगैरह लिखने के बाद मॉम अपना पूरा सामान पैक करती है। जाने से पहले वो ग्रैंडमा से बात करती है। वो उसे बोलती है कि पहले तो मैं आपको सिर्फ प्लीज़ करने के लिए मॉम बुलाती थी, लेकिन आज मैं आपको दिल से माँ बुला रही हूँ। आप ऊपर से मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स देते रहना, और आप वहाँ पर अकेले हो ना, इसलिए कुछ टाइम बाद मैं अभी आपके पास आ रही हूँ, जहाँ पर मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ये बोलकर वो घर से चली जाती है। प्रेजेंट में घर पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। डैड तो रोने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब मेरी ही गलती है, तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब थी और मैंने उसे नोटिस भी नहीं करा। लेकिन चैंगवन बोलती है कि सिर्फ आपकी गलती नहीं है, हम में से किसी ने भी उन्हें नोटिस नहीं किया। वो यहाँ पर उन्हें रोने से मना करती है क्योंकि उन्हें अभी नहीं पता था कि मॉम को आखिर क्या प्रॉब्लम है, और बोलती है कि फिलहाल हमारा सबसे पहले ये काम है कि हमें मॉम को ढूंढना है। तभी वहाँ पर याओ आ जाता है, जो बताता है कि मैंने पुलिस वालों से बात की और उन्होंने बताया कि मॉम ने अनुहाई जाने की टिकट्स खरीदी थी। जो सुनकर चैंगवन बोलती है कि ये तो मॉम का होम टाउन है। इसीलिए अब ये लोग फटाफट से आंटी वांग को कॉल लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मॉम उनके पास आई है, लेकिन वो बताती है कि वो तो यहाँ पर नहीं आई है। तो जाओ बोलता है कि होम टाउन में मॉम के पेरेंट्स का पुराना घर भी तो है ना, तो जरूर मॉम वहाँ पर जा सकती हैं। इसलिए अब चैंगवन डिसाइड करती है कि वो और याओ मॉम के विलेज जाएंगे, और वो याओ माँ और डैड को सुबह हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है ताकि वो लोग वहाँ से मॉम की रिपोर्ट्स कलेक्ट करें और पता लगाए कि आखिर उन्हें कौन सी डिजीज है। जिसके बाद ये दोनों मॉम के होम टाउन जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर मॉम भी अपने होम टाउन पहुंच गई थी, जहाँ वो घर पर पहुंचकर पुरानी फोटोज को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। फिर जब चैंगवन और याओ रास्ते के अंदर रुके होते हैं, जहाँ पर चैंगवन मॉम के रिसेंट बिहेवियर के बारे में सोचने लग जाती है और काफी इमोशनल होकर रोने लग जाती है। वो याओ को बताती है कि कैसे उसने मॉम को नोटिस नहीं किया कि उनका बिहेवियर काफी स्ट्रेंज है, पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो बेकार की बातों में चिंता कर रही होगी। पर याओ यहाँ पर उसे कंफर्ट करता है। तो इसके बाद ये लोग ड्राइव करते करते सुबह तक विलेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ ये लोग देखते हैं कि मॉम के घर का दरवाजा अंदर से बंद है। तो याओ दूसरी साइड से घर के अंदर घुसता है और दरवाजा खोल के चैंगवन को भी अंदर लेकर आता है। चैंगवन अब मॉम के रूम का दरवाजा नॉक करने लग जाती है और उन्हें बाहर आने के लिए बोलती है। अब जैसे ही मॉम उठती है और देखती है कि चैंगवन यहाँ पर आई हुई है, तो फटाफट से उठकर अपनी लिपस्टिक लगाने लग जाती है ताकि उनकी ऐसी शक्ल देखकर वो ये ना पता लगा पाए कि वो कितनी ज्यादा बीमार है। लेकिन जब मॉम दरवाजा नहीं खोलती तो चैंगवन रोते हुए दरवाजे में लात मारने लग जाती है, जो देखकर मॉम फटाफट से दरवाजा खोल देती है। चैंगवन यहाँ पर मॉम पर चिल्लाने लग जाती है, बोलती है कि आप इतनी सेल्फिश कैसी हो सकती हो कि आप एक लेटर लिखकर हमें इस तरीके से छोड़कर चली जाओ। पता है हम लोग कितना ज्यादा वरीड हो गए थे कि पता नहीं आपको क्या हो गया हो। डैड तो रोने भी लग गए थे, और क्या हम लोग इस सब के बारे में आराम से बैठकर बात नहीं कर सकते। पर मॉम उसे कोई भी जवाब नहीं देती और बोलती है कि मैं अकेला रहना चाहती हूँ। वो चैंगवन से बोलती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो और तुम अपने डैड का ख्याल रख सकती हो। तुमने भी तो अपने लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस मांगा था ना, तो क्या मैं अपने लिए स्पेस नहीं मांग सकती। ये बोलकर वो दूसरे कमरे में चली जाती है और चैंगवन भी नाराज होकर घर के बाहर जाकर बैठ जाती है, जो देखकर याओ भी उसके पास जाता है। तभी उन्हें जाओ का कॉल आता है,
जो बताता है कि रिपोर्ट से पता चला है कि मॉम को लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से इस चीज को कंफर्म करने के लिए उन्हें और भी टेस्ट करने पड़ेंगे। पर चेंगवन रो रही होती है, इसीलिए याओ बात करता है। वो बताता है कि उन लोगों को मॉम मिल गई है जो कि विलेज के पुराने घर में है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।